सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई महीने के फोर्थ वाले वीक का ये आपका लास्ट वाला पार्ट है। इसी पार्ट के साथ जुलाई के सारे वीकली पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और खत्म भी करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस राज्य के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये है तेलंगाना का। तेलंगाना में वारंगल के पास मुगुल जिले के पालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, उसे अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है और इसी के साथ ये भारत की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। तो इस मंदिर के बारे में बात करेंगे। इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव ने करवाया था। मैंने आपको कहा इस मंदिर को और क्या कहा जाता है, रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। एक्चुअली में रामप्पा इस मंदिर के वास्तुकार थे और उन्हीं के नाम पे इसको रामप्पा मंदिर कहा जाता है। तो कहां पर है ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर? तेलंगाना में है। और ये मंदिर किसका है? भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य का मंदिर है। उसके अलावा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए अभी किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना है, तो मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर को। अभी याद रखना, यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटा भी दिया है। उसके अलावा 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। और वो 6 स्थल कौन कौन से हैं? वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला और हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट जो कि कर्नाटक में है। यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई। स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में मिलेगा। और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ये तो हो गई भारत की 39वीं साइट। अभी भारत की 40वीं साइट भी बन चुकी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गई है। अगर आपको बताए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, वैसे आगे तो हम पढ़ने वाले हैं। बताइए अभी हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा धोलावीरा। तो अभी गुजरात में हड़प्पा युगीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से आप देखोगे गुजरात में अब 4 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। कौन कौन से? पावागढ़ के निकट चंपानेर, पाटन में रानी की वाव, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद और अब ये चौथा हो गया धोलावीरा। और इस तरह से ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तेलंगाना का रुद्रेश्वर, या फिर उसे ही आप रामप्पा मंदिर भी बोलते हो। तो अब भारत के पास टोटल 40 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से याद रखना 32 तो सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 आपके प्राकृतिक हैं और 1 आपका मिश्रित स्थल है। अच्छा, एक स्टैटिक प्रश्न यहाँ पे अगर आपका बनना चाहे तो ऐसे बन सकता है कि धोलावीरा की खोज किसने की थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारी थे जेपी जोशी, उन्होंने की थी 1967-68 में की थी। फिर बताइए अभी हाल में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विनय बधवार को। तो भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल हैं ये विनय बधवार, और अब इन्हीं को ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए ये अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाइड्रोग्राफर का मतलब क्या हो गया? जल से संबंधित मैपिंग करने को हाइड्रोग्राफर कहते हैं, और कार्टोग्राफर मतलब वो व्यक्ति जो मैप बनाता है, मानचित्रकार। बाकी शिवाजी बनर्जी मोहन बागान रत्न से सम्मानित होंगे ये। शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार जीता इन्होंने। और नुक्लू फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बड़े दिन बाद आया। व्हीटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और पहले भारतीय बने ये पुरस्कार पाने वाले। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला इनको ये पुरस्कार। कहां से है? नागालैंड से है। अच्छा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रमोद भगत को। तो अभी वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर हैं ये प्रमोद भगत, जिनको 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये जो अवार्ड है ये कौन देता है? तो विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से RPSG ग्रुप के द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। 2017 में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था और प्रमोद भगत ने इस साल दुबई पैरा बैडमिंटन में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज जीता था, और इनको मिला है ये सम्मान। बाकी मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलीट हैं, हाई जंपर हैं, तमिलनाडु से हैं। इनसे 2 पॉइंट याद रखना। एक तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 5 खिलाड़ियों के साथ में, इनको भी। और अभी टोक्यो पैरालंपिक में ये ध्वजवाहक हैं भारत के। बाकी बाला देवी
अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 इनको चुना गया था। और मेंस फुटबॉलर किसको चुना गया था? संदेश जिंगम को। बाकी मनीषा कल्याण की बात करेंगे तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉल इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 इनको चुना गया। जबकि पुरुषों में चुना गया था सुरेश वांगजम को। तो यहाँ पे बाला देवी का नाम आप मोस्टली याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बताइए अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में है। और अभी इसे प्रकृति संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन यानी कि बेस्ट मैनेजमेंट के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। और इस पुरस्कार को कौन देता है? नेट वेस्ट ग्रुप, जो कहाँ का है? स्टॉकहोम का। और स्टॉकहोम से आपको याद आता होगा 1972 में स्टॉकहोम में ही पहला संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और 1972 में ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नैरोबी केन्या में। उसके अलावा स्टॉकहोम से क्या रिलेट कर पा रहे हो आप कि नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। लेकिन यहीं से प्रश्न बनता है कि एक नोबेल पुरस्कार कौन सा? शांति वाला नोबेल पीस प्राइज, वो कहाँ पे दिया जाता है? वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। यह आपको याद रखना है। बाकी हमने पढ़ा था भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया था। उनमें से एक ये भी था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व से आपको याद होगा अभी भारत का सबसे नया यानी कि 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व न्यूज था, ये उत्तर प्रदेश का है। एक्चुअली हम लोगों का टारगेट क्या है? बाघों को डबल करने का, उनकी संख्या को डबल करने का 2022 का। लेकिन इसने समय से पहले डबल कर लिया था और इसी के लिए इसको TX2 अवार्ड मिला था, बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए। पक्के टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा था 29 जुलाई को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या थी? देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स, उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? कैलाश सांखला को। सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा आशा भोसले को। प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर है आशा भोसले और इनको वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये भारत में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हर साल दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और इनकी बहन जो थी लता मंगेशकर, उन्होंने 1997 में ये पुरस्कार जीता था और अब 2021 के लिए इनको मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये किसे मिला था और कब मिला था, तो 1996 में मिला था मराठी लेखक PL देशपांडे को। बाकी आप जानते हो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है रजनीकांत को। 67th नेशनल अवार्ड्स के बारे में आपको याद होगा। बेस्ट फिल्म का हिंदी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे को। और बेस्ट एक्टर रहे थे मनोज बाजपेयी भोंसले मूवी के लिए और धनुष असुरन मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस थी कौन? कंगना रनौत पंगा और मणिकर्णिका मूवी के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाली मोमिजी निशिया ये किस देश की है? तो आंसर होगा जापान की। जापान की है ये मोमिजी निशिया और ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने 13 साल 330 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया है। और किस गेम में? तो स्केट बोर्डिंग में। और आपको बता दूं कि स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में कितने नए गेम्स को शामिल किया गया, तो आंसर करना 5 को। कौन कौन से? सुन लो। बेसबॉल है, कराटे है, स्केट बोर्डिंग हो गया, सर्फिंग हो गया और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया। अब ये तो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की गोल्ड जीतने वाली कौन है? मोमिजी निशिया है, जापान की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, तो आंसर होगा मार्जरी गेस्ट्रिंग। वे अमेरिका की गोताखोर हैं। और किस उम्र में उन्होंने गोल्ड जीता था? तो 13 ईयर 260 दिन की थी जब उन्होंने गोल्ड जीता था। 1936 के ओलंपिक की वो घटना है। बाकी टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता?
चाइना की यांग कियान ने जीता है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में। टोक्यो ओलंपिक, इसके शुभंकर मैस्कॉट भी याद रखना, मिराई तोवा और सोमाइती तो पैरालंपिक का है। और टोक्यो ओलंपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। और देखो, आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 खत्म हो गए, पर अब इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आना शुरू हो जाएंगे। तो केवल आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस, वो भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिना किसी फालतू बकवास के, मैंने तैयार करके उसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो चाहो कुछ सुनो मत सुनो, उस ऑडियो को जरूर सुन लेना। छोटा सा ऑडियो है, लेकिन आपके एग्जाम में उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही हम लोगों ने कवर कर लिए। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है 3-4 बार उसे सुन लेना जब भी आपको वक्त मिले, ताकि वो आपको याद हो जाए। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टोक्यो ओलंपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां जाकर के उस ऑडियो को और उससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हुए हैं उन सभी को आप सुन सकते हैं। और वहां पे फॉलो बटन को प्रेस करके आप मुझे फॉलो कर लेना, पास में बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो आंसर होगा 13। अच्छा देखो, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि ये वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप 2021 ये कहां पे हुआ? ये हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। और यहां भारत ने टोटल 13 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 7 ब्रोंज मेडल है। और आपको याद होगा, इसमें प्रिया और मनु ने गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा वंतिका अग्रवाल ने। दिल्ली की चेस प्लेयर है ये वंतिका अग्रवाल, और इन्होंने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया। देखो, शतरंज से आपको एक प्रश्न याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस शतरंज खिलाड़ी को बीबीसी सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी 2020 चुना गया था, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। बाकी भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश है। ये तमिलनाडु से हैं और दुनिया के तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। वैसे वर्तमान में हमारे 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन कल्याण है, ये भी तमिलनाडु से हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, इनकी बायोग्राफी है माइंड मास्टर। और देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी है। अच्छा याद रखना, विश्वनाथ आनंद को ही 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताइए कि अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी आप डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे ना, तो आपको याद होना चाहिए। बताओ मुझे। एक और प्रश्न का जवाब दो। भारत में पहली बार चेस अकेडमी ये कहां पे स्थापित की जाएगी? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और यहीं पे आपको, और लुज़ेन स्विट्जरलैंड में किस किस का हेडक्वार्टर मिल जाएगा? ट्रिक से याद किया था हम लोगों ने, याद करो। टॉप 5 करंट अफेयर्स वाली सीरीज में मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था। तो किस किस का हेडक्वार्टर मिलेगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। टेबल टेनिस से याद आया, टेबल टेनिस फेडरेशन का। चेस खेला था फिडे का हो गया। हॉकी बच्चे लेके आगे थे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। तो याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस देश ने ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड जीता है? तो आंसर होगा फिलीपींस ने। तो अभी वेटलिफ्टर हिडिलीन डियाज या ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली फिलीपींस की पहली एथलीट बनकर इतिहास रच दिया इन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में। और इस तरह से फिलीपींस का ओलंपिक में ये पहला गोल्ड है। अच्छा, गोल्ड से ही आपको याद आएगा, गोल्डन राइस का व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा फिलीपींस। और अभी टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीता था किसने? मोमिजी निशिया ने, ये जापान की हैं। स्केट बोर्डिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था। स्केट बोर्डिंग पहली बार इस गेम को शामिल किया गया है। बाकी टोक्यो ओलंपिक से तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं। फिलीपींस की बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल मनीला है। मनीला में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी पीसो है। प्रेसिडेंट है रोद्रिगो दुतर्ते। और यहाँ पे भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन है? शंभू एस कुमारन है। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा बरमूडा। बरमूडा ये अटलांटिक महासागर का एक द्वीप देश है। और इसकी एक एथलीट है जिनका नाम है फ्लोरा डफी। और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के महिला ट्रायथलॉन में गोल्ड मेडल जीत लिया। और इसी के साथ बरमूडा ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाला ये देश बन गया। ये इतना छोटा देश है कि इसकी पॉपुलेशन लगभग 62,000 है। और इसने अभी टोक्यो ओलंपिक में केवल 2 खिलाड़ी भेजे थे, जिसमें से एक ने गोल्ड जीत लिया।
तो बरमुडा से आपको याद आएगा बरमुडा ट्रायंगल ये किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में। बरमुडा की कैपिटल हैमिल्टन है, करेंसी है बरमुडियन डॉलर। अच्छा बताइए, स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? तो आंसर होगा संतोष जॉर्ज। तो ये केरल के रहने वाले हैं संतोष जॉर्ज, जो कि भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे। इनकी उम्र है 49 ईयर और अब तक ये 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं और अब ये स्पेस में जाएंगे। एक्चुअली में उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक की पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के लिए 2007 में सीट बुक करा दी थी। अच्छा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है, तो आंसर क्या होगा? शिरीषा बांदला। और अभी आपको याद होगा अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनकी स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो उसमें भी 4 व्यक्ति स्पेस में गए थे। एक तो जेफ बेजोस थे, एक उनके भाई थे, बाकी जो 2 गए थे वो नाम इंपॉर्टेंट है। ऑलिवर डोमेन सबसे युवा अंतरिक्ष पर्यटक बने, उम्र इनकी 18 साल है। और उन्हीं के साथ वेली फंक भी गए थे, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। इनकी उम्र है 82 ईयर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले व्यक्ति कौन थे स्पेस में जाने वाले, तो आंसर होगा यूरी गागरिन। यूएसएसआर से थे ये। और किस रॉकेट से गए थे? वोस्टॉक रॉकेट से गए थे। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 में। यही कारण है कि हम हर साल 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाते हैं। फिर बताइए कौन सा देश दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करेगा? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने कहा है कि वे जल्द ही दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करेगा, जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो रिएक्टर है ये यूरेनियम की बजाय तरल थोरियम पर चलेगा, जिससे ये पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा। अब इसे पानी की आवश्यकता नहीं है, तो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी काम करने में सक्षम होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं, बताइए अभी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और उस प्लांट का नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। बाकी आपको याद होगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां पे लगाया गया? ये एम्स्टर्डम में लगाया गया, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा डेनमार्क में। बाकी चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में याद रखना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। और 2022 में ही जो विंटर ओलंपिक्स होंगे बीजिंग में ही होंगे, जिनके शुभंकर मैस्कोट क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। बताइए अभी हाल ही में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध यानी कि हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पुरी। मतलब अब यहाँ पे सभी घरों में लोगों को 24 घंटे नल मिलेगा और नल से शुद्ध पानी का जल मिलेगा। मतलब अब उन्हें वाटर को स्टोर करने की या फिल्टर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, एक्वागार्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। फिल्टर पानी आएगा उनके नलों में, वो भी 24 घंटे। और इसके लिए कौन सा मिशन है? सुजल मिशन चलाया था। अच्छा, वैसे अगर पूछा जाए कि केंद्र सरकार का हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य कब का है? 2024 का है, याद रखना। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा गोवा। गोवा तो अभी पहला स्टेट भी बन गया रेबीज मुक्त होने वाला। बाकी बताइए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा फिलीपींस। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य अभी हिमाचल प्रदेश बना था। और 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो लद्दाख हो गया। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव पूछेंगे तो वेयान गांव हो गया जम्मू कश्मीर का। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? ये बताओ। हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, वैसे आता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंदौर। तो मध्य प्रदेश का जो ये इंदौर शहर है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, आप जानते ही हो। लेकिन अब ये अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। तो किस शहर ने स्वच्छ वायु के लिए कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए, क्या क्या प्रयास किए, उन सबको आधार बना करके इसे इसमें शामिल किया गया है। और इसके आधार पर पूरे विश्व में केवल 2 ही शहरों को चुना गया है। भारत से तो इंदौर हो गया, और एक कौन सा है? एक इंडोनेशिया का जकार्ता है। जकार्ता आप जानते हो, जहां पे आसियान का हेडक्वार्टर है। बाकी इंदौर से 2 पॉइंट आप याद रखना, एक तो आपको याद ही है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है ये। उसके अलावा भारत में स्मार्ट सिटी 2020 का अवार्ड किसे किसे मिला था? एक तो इंदौर को और एक सूरत को, तो ये भी ध्यान रखना।
बाकी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा, बिहार के पटना में, और ये एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। लेकिन पूछा जाए कि भारत का पहला फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहां पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और 24 घंटे नल से स्वच्छ पानी देने वाला पहला शहर कौन सा बन गया, तो पुरी। और आपसे पूछ ले कि अमोनिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जो आया था उसमें कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। बाकी अगर आपसे पूछे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 आया था उसमें कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। एनीमिया जो है विटामिन B9 की कमी के कारण होता है और इसी को विटामिन B9 को ही फॉलिक एसिड भी कहते हैं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ये कहां पर है, तो आंसर होगा गुजरात में। दूसरी बात ये कि ये अभी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की औद्योगिक शहरों की श्रेणी में प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है। ये जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र है और अब ये भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र बन गया है प्लेटिनम रेटिंग पाने वाला। एक्चुअली में ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये अपने हरित आवरण का विस्तार करने, 68 प्रजातियों के पेड़ उगाने और 28 किस्मों के पक्षियों को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। वरना एक समय ऐसा भी था जब इस क्षेत्र में बिना किसी वनस्पति के नमक युक्त खाली जमीन हुआ करती थी। और कांडला से आप याद रखो कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट, जिसका नाम अभी दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था। अब ये तो क्वेश्चन हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहां से रिलेट करके बताता हूं गुजरात से ही। देखो, पहले तो आप प्रश्न का जवाब दो, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये कहां पे बनेगा, तो याद रखना गांधीनगर गुजरात में। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बन जाएगा कि अभी गुजरात के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए, तो आंसर होगा 4। अभी चौथा बना था धोलावीरा। और याद रखना धोलावीरा का स्थानीय नाम क्या है, कोटाडा टिम्बा। ये गुजरात का तो चौथा है लेकिन देश का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और इससे पहले 39वां बना था तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। अच्छा देखो, यहां से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, तो आंसर होगा धोलावीरा। और आप लोगों को याद होगा, डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आप लोगों के लिए टॉप 5 स्टैटिक जीके की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी। वहां पे भी ये प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया था। वैसे अभी उस सीरीज को इतना रेस्पॉन्स नहीं मिला, इतना क्या भूलूंगा, बिल्कुल भी नहीं मिला, इसलिए अभी कुछ समय के लिए उसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि बिना रेस्पॉन्स के तो कोई भी चीज चलती नहीं है, हर चीज में मेहनत लगती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था ये वाली बात। चलो उसे छोड़िए, आप तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत के कितने कितने शहर वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, तो आंसर होगा 2। एक तो अहमदाबाद और एक जयपुर। और भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी है, गुजरात के बड़ोदरा में। और राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी, ये मणिपुर में बनेगी। और खेल को किस राज्य ने उद्योग का दर्जा दिया, मिजोरम ने। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये भी आपको गुजरात में मिलेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसको कहते हैं, गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे। और गुजरात की जो सबसे बड़ी झील है कांकरिया झील, ये भी आपको अहमदाबाद में मिलेगी। भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी ये भी गुजरात का केवड़िया बना है। केवड़िया वही जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू आपको मिलेगी, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। इसके वास्तुकार का नाम याद रखना राम वी सुतार है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और ये जो स्टैच्यू है ये नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्थित है। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए, तो आंसर होगा शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ ये पाकिस्तान के पर्वतारोही है और अभी ये माउंट केटू पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। माउंट केटू ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 8611 मीटर। और इसी का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये सारे करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनते जाना आप। ऋत्विका श्री का नाम आपने कब सुना था, ये आंध्र प्रदेश की 9 साल की बच्ची हैं। माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की ये लड़की बनी थी। बाकी विराट चंद्रा का नाम भी आपको याद होगा, ये हैदराबाद के 7 साल के बच्चे हैं और माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा बने थे ये। और माउंट किलिमंजारो ये कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो आपको मिलेगी तंजानिया में। बाकी तसांग यिन हंग
ये हांगकांग की हैं और महिला कैटेगरी में एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। बाकी कामिरीता शेरपा की बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा यानी कि 25 बार चढ़ करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और इसी तरह से अगर महिला कैटेगरी में बात करते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड किनके नाम है, तो आंसर होगा लाखपा शेरपा, 9 बार चढ़ी है ये। एक बलजीत कौर का नाम भी आप ध्यान रखो, क्योंकि माउंट पुमौरी चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी थी, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने थे, तो आंसर होगा चाइना के झांग होंग। तो ये तो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने आपको रिलेट करके बताए, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, वो भी ध्यान रखना। जैसे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। और उसी तरह से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी थी, तो आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा भी थे तेंजिंग नोर्गे। सबसे पहले इन लोगों ने चढ़ाई की थी कब, 29 मई 1953 को। इसीलिए तो 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर है। नेपाल में इसको सागर माता कहा जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। चलो एक बुक का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बुक है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट। बताइए इस बुक को किसने लिखा है। अगर डेली करंट अफेयर्स का या वीकली मंथली वाला आप देखते होंगे तो ये बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं, कोशिश कीजिए एक बार। फिर बताइए अभी हाल ही में अबू धाबी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा यूसुफ अली को। तो लुलु समूह के अध्यक्ष हैं ये यूसुफ अली, और अभी इन्हीं को अबू धाबी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनके नाम से आपको शायद याद आएगा कि यूसुफ अली को आर्थिक विकास और परोपकार के क्षेत्र में उनके लगभग 5 दशक लंबे योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान अबू धाबी अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया था। बाकी आर के सभरवाल की बात करेंगे, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। मेघा राजगोपालन की बात करेंगे तो भारतीय मूल की पत्रकार हैं, 2021 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था इन्होंने। और मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश के व्यक्ति हैं और अभी ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। फिर बताइए अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नासिर कमल को। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं ये नासिर कमल, और अभी इन्हीं को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ये M.A. गणपति का स्थान लेंगे। और आप जानते हो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बन गए, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन बन गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बाकी प्रदीप चंद्रन नायर बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने हैं ये। अच्छा, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, शिलोंग में है, और इसी को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। बाकी अरमान गिरिधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और पदम कुमार माधवन नायर ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे आप बैड बैंक भी बोलते हो उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होता, अरुण कुमार मिश्रा होता। अब बताइए अभी मीराबाई चानू को किस राज्य सरकार ने ASP के पद पर नियुक्त किया है, तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में, आपको याद है ना, 49 किलोग्राम कैटेगरी में ये सिल्वर मेडल जीत करके लाई थी। ये एक वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, और इन्हीं को अभी मणिपुर पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। और मीराबाई चानू से याद रखना 2018 की बात है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको विराट कोहली के साथ में। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो अभी आपको याद होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या कर दिया या किन के नाम पे रख दिया गया। वैसे तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी से रिलेटेड 3 पॉइंट मैंने आपको याद कराए थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी पता है तो बताइए। बाकी इसी तरह से आपको रिलेट करके याद कराऊं मैं तो आपको याद आएगा असम की सरकार ने हिमा दास को DSP बनाया था। पर्राटा धाविका है ये, डींग एक्सप्रेस इनको बोलते हैं, असम की है। वैसे अभी असम की सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया है। अच्छा, हिमा दास का नाम याद होगा तो आपको दूती चंद का नाम भी याद होगा, ये उड़ीसा से हैं, स्प्रिंटर हैं। अभी इनसे 2 पॉइंट मैंने आपको याद करवा रखे हैं। एक तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसको कहते हैं
फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी किसने लिखा है? सुंदीप मिश्रा ने। तो ये भी याद रखना। फिर बताइए कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया? अभी नए मुख्यमंत्री बन गए। पहले बीएस येदियुरप्पा थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपको याद होगा। अब नए बन गए हैं बसवराज बोम्मई। कौन से नंबर के बने हैं? 23वें नंबर के बने हैं। यहाँ पे गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत, उन्होंने ही इनको शपथ दिलाई थी। बाकी एमके स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने। एन रंगास्वामी पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने थे। और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद कौन संभाल रही है? तेलंगाना की गवर्नर जो कि है तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने थे। आपको याद है ना, अभी 8 राज्यों के नए गवर्नर बने हैं। वैसे तो सारे नाम हम लोगों ने ट्रिक से याद कर लिए थे, ट्रिकी वीडियो हमने बना दिया था। अगर किसी ने नहीं देखा, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं उन सारे गवर्नर के नाम, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। एक तो कर्नाटक ही हो गया, जिसके गवर्नर थावरचंद गहलोत हो गए। मिजोरम में नए बने हरिबाबू कंभमपति। मिजोरम में पहले कौन थे? श्रीधरन पिल्लई थे जो अब गोवा चले गए, गोवा के बन गए। मध्य प्रदेश के बने मंगूबाई छगनबाई पटेल। हिमाचल प्रदेश के नए बन गए विजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश में पहले कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय थे, वो हरियाणा चले गए। हरियाणा में पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, वो त्रिपुरा चले गए। और त्रिपुरा के पहले कौन थे? रमेश बेस थे, वो झारखंड चले गए। तो ये नाम याद रखना आप इसी सीक्वेंस में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो आंसर होगा नजीब मिकाती को। तो नजीब मिकाती ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी प्रधानमंत्री कौन थे? साद हरीरी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनके स्थान पे ये आए हैं। बाकी एरियल हेनरी हेती के नए प्रधानमंत्री बने। अभी अहमद इथोपिया के प्रधानमंत्री बने। और स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने। बाकी देखो लेबनान की बात करेंगे, इसकी कैपिटल बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड, प्रेसिडेंट है मिशेल औल। लेबनान में आपको याद होगा पिछले साल की ये बात है, 2020 की, अमोनियम नाइट्रेट से भयानक विस्फोट हुआ था वहां पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस थी और वो हुआ कब था इंसिडेंट? 1984 का इंसिडेंट है। तो गैस जो लीक हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसको याद रखना आप। अच्छा बताइए अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राकेश अस्थाना को। ये अभी तक बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे, अभी 31 जुलाई को ये रिटायर्ड हो गए और अब ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। बाकी नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने। बसवराज बोम्मई आप जानते हो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने। अशोक लवासा वैसे तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इनका नाम अभी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। एक कुलदीप सिंह का नाम भी आप याद रखना, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं ये। और अभी एडिशनल चार्ज मिला था इनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, तो इनका नाम न्यूज में था। फिर बताइए अभी हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एसएन प्रधान को। तो वैसे तो ये एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल है एसएन प्रधान, और अभी इन्हीं को नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख का एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि अभी तक ये जो पद था ना ये राकेश अस्थाना के पास था। आपको पता है राकेश अस्थाना अभी दिल्ली कमिश्नर बन गए, तो इसका पद खाली हो गया। तो ये एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल को दे दिया कि भैया जब तक कोई नया नहीं आ जाता, हम अपॉइंट नहीं कर देते किसी को, तब तक आप संभालो ये। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी देखो जगजीत पवाड़िया का नाम मैंने जानबूझ करके यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? वियना ऑस्ट्रिया में। तो इससे कोरिलेट करके आप याद रखो इसको। बाकी रेखा मेनन ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी, और रेखा से ही एक नाम आप लिंक करके याद रख सकते हो, हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष का नाम क्या नाम है उनका? रेखा शर्मा उनका नाम है। तो अब इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखना। फिर से सुनो, रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, रेखा मेनन ये नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष हैं, और सोमा मंडल ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन है। एक उज्ज्वला सिंघानिया का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं अध्यक्ष बनी थी ये। फिर बताइए वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जुलाई को। इसे हिंदी में बोलना चाहोगे तो विश्व डूबने से बचाओ दिवस। आप कहोगे ये कौन सा दिन आ गया?
आप तो इसे पहली बार सुन रहे हो, तो पहली बार ही सुनोगे क्योंकि इसी साल से इसको मनाना शुरू किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हम मना रहे हैं। अभी इसी के ऊपर WHO ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी जिसमें बताया था कि 2019 में 61% वैश्विक जो मौतें हुई है वो डूबने से हुई है। वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे। डूबोगे काई में? पानी में डूबेंगे। और पानी से एक दिन याद आता होगा आपको, वर्ल्ड वाटर डे। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। 22 से मैंने आपको 3 डे लगातार याद करवाए थे, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 22 मार्च तो वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। याद रखना ये। अच्छा बताइए, अभी सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 83वां, 83rd। कब बनाया? अभी 27 जुलाई 2021 को ही। एक्चुअली में ब्रिटिश राज में नीमच में ही 27 जुलाई 1939 को बल्कि पहली बटालियन की स्थापना की गई थी और उस समय इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। फिर देश के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने 1949 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह है। इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। अच्छा, ये तो हो गया सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। एक सीआरपीएफ का शौर्य दिवस भी होता है, वो हम मनाते हैं 9 अप्रैल को, और स्थापना दिवस 27 जुलाई को। ये अंतर याद रखना, आप मिक्स नहीं हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा बताइए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। और 28 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे साइंटिस्ट बारूक ब्लूमबर्ग, उनका जन्मदिन होता है। इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी की खोज की थी और उसके इलाज के लिए दवाई भी बनाई थी, इसीलिए हम 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डे, इसको ध्यान रखना। और इसका थीम रहा हेपेटाइटिस कांट वेट, ये भी याद रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और देखो, इसी तरह से आपको याद होगा एक विश्व पर्यावरण दिवस भी होता है, एनवायरमेंट डे, वो होता है 5 जून को, तो वो भी याद रखना। फिर बताइए, इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जुलाई को। और इस बार ये हमने 11वां अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया। और इस बार इसका थीम क्या था? उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। बाकी देखो, टाइगर से आपको याद होगा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। भारत में बाघों की संख्या कितनी बताई गई थी? 2967। सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, 526 है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? बाकी अभी आपको याद होगा राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी राजस्थान में। और टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कब का रखा गया था? 2022। लेकिन समय से पहले किसने डबल किया था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और इसी के लिए उसने TX2 अवार्ड भी जीता था। बाकी टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांकला को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेसी थॉमस, ये भी याद रखना। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया E श्रीधरन को कहते हैं। और साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया पूछेंगे तो मृत्युंजय महापात्रा को। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जुलाई को। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। एक्चुअली में मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। थीम क्या रही? थीम याद रखना इसकी, पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेगी, विक्टिम्स वॉइसेस लीड्स द वे। तो ये दिन कब मनाते हैं याद रखना, और इसकी थीम याद रखना। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए देवारण्य योजना को शुरू किया है। तो इससे आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा राजस्थान ने भी अभी राज्य में आयुर्वेदिक और औषधीय जड़ी बूटियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक तो घर घर औषधि नाम से योजना बनाई थी। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा केरल में। अभी हमारे आयुष मंत्री कौन बन गए? सर्बानंदा सोनोवाल। इनके पास ही शिपिंग मंत्रालय है, याद रखना। बाकी अभी आयुष घर द्वार योजना किसने शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश ने।
वैद्य आपके द्वार योजना किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने। अभी आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा किसने शुरू की थी? ये भी याद रखना, हरियाणा ने। और आपको याद होगा आयुष नाम की एक दवा भी अभी न्यूज में थी, आयुष 64। वैसे तो ये मलेरिया की दवा है, लेकिन कोविड-19 के इलाज में भी इसका उपयोग हो रहा था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। नए गवर्नर बन गए कौन? मंगूभाई छगनभाई पटेल। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने ही इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। अब इसमें होगा क्या? तो जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रम या मनरेगा के काम पर निर्भर है, उन्हें साल में 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी सरकार। अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश ने देवारण्य योजना शुरू की थी, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की और राजस्थान ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की थी। देखो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर होती है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो गए, गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला था, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया अभी? तो आंसर होगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम। तो एक्चुअली में अभी 29 जुलाई 2021 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले पूरे 1 साल हो गया था और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए। उनको तो मौका चाहिए बस और वो कर देते हैं। तो पहला ऐलान क्या किया उन्होंने कि गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो इंजीनियरिंग है उसको अब इंग्लिश में ही नहीं बल्कि 11 भारतीय भाषाओं में भी पढ़ाया जाएगा। वाह जी वाह, अब बनेंगे देसी इंजीनियर। अच्छा, इसी के साथ ही उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी शुरू किया है। इसका फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने पहले साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने दूसरे साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल या चौथे बार के बाद आप पढ़ाई छोड़ते हो तब तो आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, आपको डिग्री मिल जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इन्होंने इसी के साथ भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा का दर्जा दिया। ये अच्छा काम किया इन्होंने। तो अब आप इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। अच्छा चलिए बताइए, जो शिक्षा है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी कटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय सेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो आंसर होगा तलवार। तो भारतीय सेना का जहाज तलवार, ये जो अभ्यास है कटलेस एक्सप्रेस 2021 इसमें शामिल हुआ। ये कब से कब तक आयोजित किया गया था? ये एक्सरसाइज 26 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था जो कि 6 अगस्त 2021 तक चला। कहाँ पे? अफ्रीका के पूर्वी तट पर। और इसमें कई सारे देशों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा फिर बताइए, भारत रशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है इंदिरा 2021, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा वोल्गोग्राद में। इंदिरा एक्सरसाइज आप सबको पता होगा, ये भारत और रशिया के बीच में होता है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर किस किस के बीच होता है, क्योंकि मैक्सिमम सारे स्टूडेंट को पता है। आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा ये इस बार कहाँ पे हुआ। तो अभी ये 2021 में शुरू हो गया था 1 अगस्त को, 2 की चला 13 अगस्त तक। और कहाँ पे? रशिया के वोल्गोग्राद में। ये आपको याद रखना है, ये इसका 12वां एडिशन था। इंदिरा एक्सरसाइज याद रखना है, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब दोनों देशों की तीनों सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है। पिछली बार ये हमने 2019 में किया था, भारत में ही हुआ था ये। इस बार रशिया में हो रहा है। रशिया में भी कहाँ पे? वोल्गोग्राद में। बाकी कुछ एक्सरसाइजेस का हम फिर से रिविजन कर लेते हैं। देखो खंजर नाम की जो एक्सरसाइज अभी हुई थी इसी साल भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहाँ पे? बिश्केक में। संप्रीति नाम की एक्सरसाइज हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज नेपाल के साथ करते हैं। और मालदीव के साथ हम एक्यूवेरिन नाम की एक्सरसाइज करते हैं। बाकी अभी 2021 की बात है, हमने फ्रांस के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट की थी। कहाँ पे? राजस्थान में। फ्रांस के साथ तो आपको 3 एक्सरसाइज जरूर याद होंगी, वरुण, गरुड़ और शक्ति करते हैं। लेकिन गरुड़ शक्ति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ में। इंडोनेशिया के साथ तो हम समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज ये श्रीलंका के साथ करते हैं। श्रीलंका के साथ वैसे हम स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और स्लाइनेक्स से आप लिंक कर लोगे सिम्बैक्स। सिम्बैक्स हम करते हैं सिंगापुर के साथ में। सिंगापुर के साथ में हमने बोल्ड एक्सरसाइज भी किया है।
अब देखो यहीं से आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मित्र से आप पकड़ लो मैत्री, तो मैत्री हम करते हैं थाईलैंड के साथ में। शक्ति से आप पकड़ लो ऑपरेशन शक्ति, ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला कब हुआ था और कौन सा था? पहला स्माइलिंग बुद्धा था जो 1974 में हुआ था। तो इसी तरह से आप चीजों को लिंक करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। इसी तरह से चीजों को को रिलेट करते हुए सीडी से सीडी बनाते हुए आगे बढ़ते जाओ। बाकी जापान से अब पकड़ो आप, जापान के साथ हम धर्मा गार्जन नाम की एक्सरसाइज करते हैं, जिमैक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं। वैसे मालाबार एक्सरसाइज में भी जापान होता है, लेकिन केवल जापान ही नहीं होता, यूएसए होता है, भारत होता है, जापान होता है और पहली बार अभी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए के साथ हम इस साल हमने देखो वज्र प्रहार किया था हिमाचल प्रदेश के बकलों में, युद्ध अभ्यास किया था राजस्थान में, टाइगर ट्रम्प भी करते हैं यूएसए के साथ में जो कि एक ट्राई सर्विक्स एक्सरसाइज है, और एक कोप इंडिया है जो हम यूएसए के साथ करते हैं। बाकी काजिंद नाम की एक्सरसाइज हमने की थी कजाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हैंड इन हैंड करते हैं, मंगोलिया के साथ नोमोडिक एलिफेंट करते हैं, और अभी याद होगा आपको हमने डस्ट लिक 2 नाम की एक्सरसाइज की थी उज्बेकिस्तान के साथ, कहाँ पे? उत्तराखंड के रानीखेत में। ओमान के साथ हम अल नगाह नाम की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का मैंने एक ही साथ आपको रिवीजन करवा दिया, तो इन सबको याद रखना। और जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेना। प्रैक्टिस करने के लिए आपकी क्विज बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। और गाइज अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करा कीजिए। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज इन्हें शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां पर भी आप कर सकते हैं, प्लीज इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अशोक लवासा ने। तो अभी अशोक लवासा ने इस बुक को लिखा है। अशोक लवासा आप जानते हो ना कौन है? ये हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, तो ये बुक इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। बाकी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये भी नए बने हैं, सुशील चंद्रा इनका नाम है, 24th नंबर के हैं ये। और चंद्रा से एक नाम मैंने लिंक करके आपको याद कराया हुआ है, चंद्रा नायडू, भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी, ये निधन हो गया इनका। बिमल जालान ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। द इंडिया स्टोरी नाम की बुक लिखी इन्होंने। अमर्त्य सेन भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1998 में। और उसी के एक साल बाद 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? भारत रत्न इनको मिला था। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है, तो वो बुक इंपॉर्टेंट रहेगी, होम इन द वर्ल्ड। बाकी अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक को लिखा। और एक प्रश्न और याद रखना, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डेविड डायोब को मिला है। कहां से हैं? फ्रांस से हैं। इनके नॉवेल का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बताइए अभी हाल ही में ओवर इट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा लोलो जॉन्स ने। लोलो जॉन्स एक एथलीट है, ये अमेरिकन है। इन्होंने 2008 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं ये? किस स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है? ट्रैक एंड फील्ड से। आप इसे बाधा दौड़ भी कह सकते हो, हर्डल रेस, वही है। इन्होंने ये बुक लिखी है ओवर इट। बाकी कौशिक बसु पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक को लिखा। इन्हें एक अवार्ड भी मिला था अभी, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। बाकी जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा है। रस्किन बॉन्ड इट इज अ वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा है। बाकी 2-3 नाम मैंने आपको और बता के याद करवाए। बाकी शरण कुमार लिम्बाले की बात करेंगे तो 30वां सरस्वती सम्मान जीता इन्होंने अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे की बात करेंगे तो 30वां व्यास सम्मान मिला इनको इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार मिला इनको इनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। बाकी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? डेविड डायोप ने, जो कि फ्रांस के हैं। इन्हें इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये सम्मान मिला। अच्छा बताइए अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर होगा 9वें स्थान पे। तो 2019 में जो कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है यानी कि ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में यूरोपियन यूनियन 16% की भागीदारी के साथ पहले स्थान पर है। अमेरिका दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर ब्राजील है, भारत 9वें स्थान पर है 3.1% की भागीदारी के साथ में। पर याद रखना अगर पर्टिकुलर चावल के निर्यात की बात करोगे तो उसमें भारत नंबर 1 पर है।
अच्छा, इसको जारी किसने किया इस रिपोर्ट को? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बन जाएगा कि इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओंकोजो इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया से हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1995 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 164 हैं। और अभी सबसे नवीनतम सदस्य 164th मेंबर बना था अफगानिस्तान। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने मांदेर डिसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। और इस तरह से ये पार्क भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। कैसे? तो इन बांसों का उपयोग करके प्रोडक्ट्स बनाकर वो बेच सकेंगे, और क्या। और बांस से आपको याद आता होगा, अभी प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया था केवीआईसी ने। कहां पे? राजस्थान के उदयपुर में, जहां पे बांस के पौधे लगाए गए थे। याद होगा आपको। बांस याद रखना, ये कोई ये किस में आता है? ये घास में आता है। ये पेड़ नहीं है, ये घास है। बाकी बैम्बू डे कब मनाते हैं हम? 18 सितंबर को मनाते हैं। और एक प्रश्न और बताओ आप, चेराव नृत्य, ये पूछा जाता है एग्जाम में। चेराव नृत्य ये किस राज्य में किया जाने वाला एक नृत्य है? तो आंसर होगा मिजोरम में। इसे बांस नृत्य भी बोलते हैं, बांस की सहायता से किया जाता है ये। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने कॉलेजों में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा के कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। और इसको ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? राज्य में हर किसी को आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। आपको याद होगा, अभी एक चक्रवात आया था, बंगाल की खाड़ी से उठा था। वो क्या नाम है? यास चक्रवात। उसका नाम यास किसने रखा था? ओमान ने। ये 2021 का दूसरा चक्रवात कह दीजिए, या बंगाल की खाड़ी से उठने वाला पहला चक्रवात कह दीजिए। और 2021 में पहला चक्रवात उठा था अरब सागर से, जिसका नाम था तोकाते। उसका नाम तोकाते किसने रखा था? म्यांमार ने। अच्छा, पढ़ाई की बात है तो आपको याद आएगा, अभी सीबीएसई ने भी कक्षा 6 से 8वीं तक के सिलेबस में कोडिंग और डेटा साइंस को जोड़ा था, और उसके लिए समझौता किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। बाकी देखो, आपदा प्रबंधन के लिए अगर पूछा जाए कि भारत में कौन सा अधिनियम है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। और इसी अधिनियम से नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का गठन होता है। कब किया गया गठन? 2006 में। और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स से आपको याद आएगा, इसकी पहली महिला टुकड़ी का गठन किया गया। कहां पे? उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में, गंगा नदी के किनारे आपात सेवाओं में तैनात किया गया। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बाकी देखो, आपदा से आप याद रख सकते हो, विश्व सुनामी दिवस कब आता है? 5 नवंबर को आता है। बाकी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल हो गई। अच्छा, फिर बताइए, अभी रशिया ने किस नाम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक लैब मॉड्यूल तो तैयार किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा नौका। तो अभी रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नौका नाम से एक लैब मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अभी लॉन्च कर दिया। तो अब इसकी सहायता से रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो पहले से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। इसमें हर अंतरिक्ष यात्री के लिए एक अलग अलग बिस्तर होगा। इसी के साथ ही शौचालय, ऑक्सीजन जनरेटर, पेशाब को फिल्टर कर पानी बनाने वाली यहाँ पे सिस्टम भी लगी हुई है। और इस नौका को रशिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बताया जा रहा है। और अभी इसे कजाकिस्तान में रशिया के बेकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रोटोन एम रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, भारत का जो पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है उसका नाम है गगनयान, और अभी इसी के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण हुआ था, बता सकते हो क्या? विकास इंजन का। और बताइए, यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन कौन सा है? होप मिशन है। और होप पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया था? उत्तराखंड ने। अभी अमेरिका का एक रोवर भी मंगल पर पहुंच गया है, उसका नाम क्या है? परसेवरेंस रोवर है। और उसने वहां पे एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया है जिसका नाम है इंजीन्यूटी। और भारतीय मूल की स्वाति मोहन का नाम भी याद रखना, जिन्होंने इस मिशन को संभाला। बाकी चाइना का कौन सा मिशन है मंगल के लिए? तियानवेन-1। और उसके लिए जो उसने रोवर भेजा था उसका नाम है जुरोंग, तो ये भी याद रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अल्फाबेट ने किस नाम से एक नई रोबोटिक्स कंपनी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंट्रेंसिक। आप जानते हो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, जिसने अभी एक नई कंपनी शुरू की है, लॉन्च की है, जिसका नाम इंट्रेंसिक रखा है। तो ये जो कंपनी है ये इंडस्ट्री में जो काम आने वाले रोबोट्स होते हैं उनके सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेगी। और इंट्रेंसिक कंपनी का सीईओ किसे बनाया? वेंडी टेन वाइट को। और अल्फाबेट जो है गूगल की पेरेंट कंपनी है, और गूगल और अल्फाबेट दोनों की सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। बाकी नाउका की बात करेंगे तो रशिया ने नाउका नाम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक
लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया था, ये भी याद रखना। फिर बताइए अभी हाल ही में नाइजीरिया किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा ई नायरा। तो इन्होंने कहा ये अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे जिसका नाम ई नायरा होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था, तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था दुनिया का। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांसे को प्रतिबंधित कर दिया, तो आंसर होगा ब्रिटेन। ये जो बिटकॉइन है ये पहली क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी मतलब एक तरह से वर्चुअल करेंसी बोल दीजिए, डिजिटल करेंसी बोल दीजिए। वास्तव में नहीं होती है, ये कंप्यूटर में ही चलती है, तभी इसे डिजिटल करेंसी बोलते हैं। और इसकी शुरुआत की थी सातोशी नाकामोटो ने, इन्हीं को इसका जनक कहा जाता है। 2009 की बात है। और फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी का नाम बदल दिया, पहले लिब्रा था, अभी डायम कर दिया। बाकी नाइजीरिया की बात है, ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है अबूजा। करेंसी है नाइजीरियन नायरा और प्रेसिडेंट है मुहम्मदू बुहारी। अभी नाइजीरिया से एक महिला का नाम याद रखना, ngozi okonjo-iweala, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि अभी किस देश की सरकार ने कू एप्लीकेशन पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया था? तो आंसर होगा नाइजीरिया ने ही। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा बैडमिंटन। तो महान भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थे ये नंदू नाटेकर, और ये 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने 1956 में कुआलालंपुर मलेशिया में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल का मेंस सिंगल का टाइटल जीता था, और ये एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के द्वारा जीता गया पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब था। और इसी के साथ ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1961 में स्थापित अर्जुन अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता थे ये। बाकी मिल्खा सिंह आप जानते हैं, उनका भी निधन हो गया, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। बलबीर सिंह सीनियर का नाम आपको पता है, इनका भी अभी निधन हुआ था। पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी कौन? चंद्रा नायडू, इनका भी निधन हो गया। तो गाइज ये लीजिए, इसी पार्ट के साथ आपका पूरा जुलाई का महीना कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोग चाहते हैं अभी आने वाले एक आध दिन में ही अगस्त का भी फटाफट से अपलोड कर दिया जाए, तो प्लीज इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा हमें मेहनत करने का मोटिवेशन कैसे मिलेगा? हमें कैसे पता लगेगा कि आप लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हो? हमें लगता है कोई वेट ही नहीं कर रहा है, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, तो आज डालो कल डालो, क्या फर्क पड़ रहा है, डालो न डालो। तो अपना रेस्पॉन्स तो दिखाइए, इन्हें शेयर तो कीजिए जम के। जो भी आपके स्टडी ग्रुप हो गए, दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए, परिवार में पढ़ने वाले होंगे, उनके साथ तो शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप इन्हें लगाइए तो सही, इनके लिंक को पोस्ट तो कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, कहीं पर भी कुछ तो करिए प्लीज। इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर देखिए कमाल। अभी तो आपके लिए ये कर दिया कि इनकी प्रैक्टिस के लिए आप अच्छे से क्विज वगैरह लगा सकें, टेस्ट वगैरह दे सकें। तो क्रैक एग्जाम पे जाइए, तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे अच्छे से क्विज वगैरह दीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।